सबसे मेन बात और उसके माथे पे लिखा हुआ है कि बेवा औरत। इसके बाद लोगों ने औरत का जीना मुश्किल कर दिया। 2.5 माह की मेरी बेटी मेरी गोद में थी और मेरे दरवाजे को लॉक लगा हुआ था और 3 दिन हम अंदर बंद रहे। मेरे बच्चों तक खाना नहीं गया और वो फीडर पीती थी, उस तक दूध नहीं पहुंचा। बार बार कहूँगी, फाउंडेशन सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए ये मेरा घर है और ये सब मेरे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। यह रियल ज़ीरो टू हीरो स्टोरी है। एक ऐसी ख़तून की स्टोरी जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स देखी और कभी गिव अप नहीं किया। जो लोग मायूसी में चले जाते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आज के इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो हम चलते हैं प्रोफेसर शीज़ा की तरफ, जिनकी अपनी फाउंडेशन ईमान फाउंडेशन के नाम से है। अपनी बेटी डिसेबल थी, उसी को मोटिवेशन बनाया और एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? पहला तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें डिस्कशन का मौका दिया। मैडम बताइएगा कि आगाज़ क्या था आपका, ये जो एक तो फाउंडेशन का और अपनी जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स देखी, किस तरह से ये सफ़र आपका शुरू हुआ? आगाज़ की तरफ जाएं तो जब इंसान बिल्कुल आसमान से ज़मीन पे गिरता है तो सबसे ख़ास पॉइंट उसका वो होता है। तो मैं बहुत अरूज पे थी, अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी थी। हस्बैंड की डेथ हुई तो अरूज से ज़वाल पे गिरी और इस तरह गिरी कि अपने घर से 2 कपड़ों में हम बाहर निकले। 4 लोग थे हम, 3 बच्चे थे। 2.5 माह की गोद में बच्ची थी और 2 बड़ी बच्चियाँ थी, एक स्पेशल बच्ची ईमान थी। हम घर से निकले हैं और वापडा टाउन में आए हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी का पहला कदम था। तो हमने करीब से उस गुर्बत को महसूस किया है कि जो बच्चे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और भूखे सोते हैं तो उनकी क्या फीलिंग होती है। ये दिल में जज्बा था, एजुकेशन से रिलेटेड थी। माशाल्लाह मैथ्स की प्रोफेसर थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग यहाँ पे आए बेटी के इलाज के लिए। 1 साल भर गुजारा, बेटी का इलाज करवाया। डॉक्टरों ने धक्के दिए, स्कूल वालों ने धक्के दिए, मतलब बेटी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था। पता नहीं स्पेशल बच्चों में ऐसा क्या है कि ना उनको वालिदैन गले से लगाते हैं, ना माशरा लगाता है, ना ससुराल वाले लगाते हैं, ना ही ये डॉक्टर हजरात लगाते हैं। गंदे हैं बच्चे, पास आके सही तरह चेक भी नहीं करते। ये लाइलाज थी, हर जगह रोती रही, खटखटाती रही दरवाजे, किसी ने ना सुनी। तो सोचा इससे बेहतर है कि हम रब का ही दरवाज़ा खटखटा लें। मैंने चूँकि अब एक रास्ता चुन लिया था, माशाल्लाह घर में 3 बेटियां थी, अल्लाह ताला ने एक अक्ल शऊर दी थी कि रास्ता कौन सा चूज़ करना चाहिए। सो मैंने रास्ता इख्तियार किया और सोचा कुछ ऐसा काम कर लें, अल्लाह से रुजू कर लेते हैं। तो इस फाउंडेशन का आगाज़ किया। पता नहीं लोग फाउंडेशन या NGO को अजीब क्यों देखते हैं। ये फाउंडेशन नाम इसको बेसिकली एक देना पड़ा माशरे के लिए। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मूड फाउंडेशन बनाना नहीं था। सिर्फ एक घर के अंदर जितनी दुनिया समा सकती है वो पढ़े, उनकी ज़िंदगियां संवरें, हम जितना साथ दे सकते हैं उनको शेल्टर दें। ये इतना लोगों ने तंग किया, इतना मजबूर किया कि इसको फाउंडेशन का नाम देना पड़ा। ये एक फाउंडेशन है, अदरवाइज़ ये खुली तालीम गाह थी जो मेरे घर के एक कमरे से स्टार्ट हुई थी। जिस कमरे में हम सोते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे, वहीं पे स्टार्ट किया था 8-10 बच्चों से। और अल्लाह ताला ने आज 3 मंजिला बिल्डिंग दी है। फ़ख्र से कहती हूँ रेंट पे है, रेंट मैं खुद अदा करती हूँ। जहाँ मेरे बच्चे पलते हैं वहाँ ये 100 बच्चा भी पाल रहा है और बड़ी खुशी होती है इन बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बार बार कहूँगी, फाउंडेशन सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए ये मेरा घर है और ये सब मेरे बच्चे हैं। नहीं, ये तो जी हमने जो आपका अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम भी देखा, उसमें बड़ी बच्चों ने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी और उससे पता चलता है कि वाकई में किस आला तरीके से उनकी तरबियत की जा रही है। और जिस तरह से आप माँ बन के बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है चीज़, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और आप जैसी जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं और इस तरह से हिम्मत करके निकलती हैं, उनके लिए वाकई जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये सिंगल लेडी के लिए तो कम से कम आसान नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और सबसे मेन बात और उसके माथे पे लिखा हुआ है कि बेवा औरत। ये इतना बड़ा गलीज़ दाग है हमारे माशरे में कि अब अपनी मर्जी से तो कोई भी बेवा नहीं होती। अल्लाह ताला के काम हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसके बाद लोगों ने औरत का जीना मुश्किल कर दिया। तो मुझे स्टेप लेना पड़ा कि अगर मैं बेवा हूँ और मेरी तरह बहुत सारी मेरी बहनें हैं,
जिनके साथ अल्लाह ताला ने यही असूल किया होगा, जो उनकी मर्ज़ी है, जिसमें रज़ा है उनकी कि अल्लाह ने वही किया है। तो मुझे स्टैंड लेना था सबके लिए, किसी एक को अल्लाह चुनता है। शायद मुझे हिम्मत अल्लाह ने उनके लिए दी, तो मैं हिम्मत करके खड़ी हूँ कि आएँ देखें, आएँ मिलें, इन बच्चों के वालिदैन बनते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं। पता नहीं क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं लोग, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इतनी मुश्किलात के बाद भी आज ज़िंदा आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि बस एंड हो गया, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मेरा तो जब जवाल से शुरू हुआ था ना, शायद उस जवाल पे ही एंड हो गया था, जब 2.5 माह की मेरी बेटी मेरी गोद में थी और मेरे दरवाजे को लॉक लगा हुआ था और 3 दिन हम अंदर बंद रहे, मेरे बच्चों तक खाना नहीं गया और वो फीडर पीती थी, उस तक दूध नहीं पहुंचा। मेरा ख्याल है इससे बढ़कर एग्जाम्पल तो नहीं होगी। गो कि हर औरत की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, वो बर्दाश्त करती है, कुछ कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मैंने जो ज़िंदगी में तकलीफ़ात देखी हैं वो शायद मैं बयान नहीं कर सकती। अगर वो मीडिया पे आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि कोई औरत के आंसू जो हैं वो बंद ना हो। तो ये वाहिद एक वाक़या था जिसने मुझे जो है वो मजबूत किया था कि मेरी बेटी 3 दिन दूध से भूखी रही। इससे बढ़कर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और वो मेरी बेटी थी मैथ्स प्रोफेसर की, उसका वालिद भी प्रोफेसर था, जिसके फौत होने के बाद हमें बिल्कुल ज़मीन पे गिराया गया। और मैं वो औरत थी जो हर 6 महीने बाद नया गोल्ड का डिज़ाइन का सेट पहनती थी और मेरा एक रोब होता था, डिज़ाइनिंग के ड्रेस पहनना और बड़े टैके से बाहर जाना मियाँ के साथ। बस मियाँ के बाद इंसान क्या रह जाता है ये रब ही जानता है। हर बंदे के पीछे, जैसे हम किसी मर्द से पूछते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे कौन सी एक ऐसी पर्सनैलिटी का हाथ है जिसने आपको मोटिवेट किया हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो एक माँ की तरबियत होती है। माँ और वालिद दोनों में से जो है वो देखा जाता है। बाप ने हमें बहुत प्यार दिया, जब उनकी डेथ हुई तब तक मैं उनके कंधों पे चढ़ती थी, जवान थी। और जब मेरी माँ की डेथ हुई तो मेरे 2 बच्चे मेरी गोद में थे और मेरी जो स्पेशल बेटी है उसकी पैदाइश को देख के वो बर्दाश्त ना कर सकी, हार्ट की पेशेंट थी और इन्हीं मसलों में उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने उनसे ये सीखा था, वो बहुत बांटती थी। मैंने इंतहा का उन्हें बांटते देखा है। डेली रूटीन में वो कहती थी है या नहीं है, बांट दो। उनके बाद कासिम अली शाह साहब, जिनको मैं समझती हूँ कि आज इस मकाम पे सिर्फ मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि जिस वक़्त मैं डूब रही थी, मैं बिल्कुल मेंटली अपसेट थी, बेचियाँ गोद में थी, ज़मीन पे थी, तो मैंने उनके लेक्चर सुनती थी, उनको देखती थी तो मेरे अंदर एनर्जी आती थी। तो मैं कभी उनसे बैठ के ज़रूर डिस्कस करूँगी, फिर उनको मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किन तकलीफ़ों से गुज़र के यहाँ तक पहुँची हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। और अब जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मरते दम तक, वालदा तो बैग पे थी, लेकिन कासिम अली शाह साहब का जो है वो उनको सलूट है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरी उम्मीदों को और मुझे मजबूत किया कि मैं कुछ कर सकूँ। और इंशाल्लाह इससे आगे बढ़कर ज़रूर करूँगी, ज़रूर। मैडम, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फाउंडेशन को लेके या स्कूल को लेके? ज़ाहिर बात है, जब आप एक इदारा बना लेते हैं तो बड़े सारे लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं, तो इन उम्मीदों को देखते हुए आगे प्लान क्या किया हुआ आपने? देखें, जो मेरे साथ तकरीबन 100 के करीब लोग जुड़े हैं, जो जिनमें माली हैं, वावडा टाउन के माली बहुत ख़ास तबका है, उसके बगैर हमारा फूल नहीं खिल सकता। गार्ड्स हैं, उसके बगैर हमारी हिफाजत जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो हमारे मुहाफिज हैं। काम वालियाँ हैं, आजकल हम इतने मोहताज हैं कि उनके बगैर हमारा घर सर्वाइव नहीं करता। ये तबके के बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ये वालिदैन के, वो खुदा करे कि ये मेरी फाउंडेशन नहीं, ये मेरा घर है। मेरे घर के इतने पोर्शन हों, इतनी बिल्डिंग्स हों कि ये पूरे लोग उसमें समाएं और सुबह ये बच्चे बाजू पकड़ के छोड़ के जाते हैं बेफिक्र होके, और हम इनको सीने से लगाते हैं। सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाएं और इन बच्चों को जिनको आज हम वापस भेजते हैं, हम उनको ना भेज सकें, ताकि यही वो तबका है जिन्होंने हमें हमारे जनाजे के टाइम कंधा देना है। अमीर तबकों में कोई नहीं आता, अगर कुछ कमाना है तो इसी तबके से हम कमा सकते हैं। मैडम, मैनेज कैसे करती हैं? इतना एक्सपेंस है डेफिनेटली स्कूल का, अपनी आपके इदारे का, इस सब कुछ चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेती हैं? पता नहीं आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि बजट को प्लान करना चाहिए, खाते को बनाना चाहिए, हर चीज़ लिखनी चाहिए कि कहाँ से क्या आता है। मैं फ़ख्र से कहती हूँ
मैं खुद सरवाइव करती हूँ, कमाती हूँ, लगा देती हूँ। जहाँ घर का खाना बनता है वहाँ इन बच्चों का भी खाना बनता है। हम भी वही खाते हैं, दस्तरखान पे वही बच्चे खाते हैं। जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत सारी बेवा औरतें, यतीम बच्चियाँ आती हैं, वो यहाँ हुनर सीखती हैं, सिलाई सीखती हैं, पार्लर का सीखती हैं, ये कंप्यूटर का करती हैं। जो मुझे आता है वो ये बच्चे सीखते हैं। हम जहाँ से खुद कमा के खाते हैं वहीं से इनको खिलाते हैं। अब लाजिम बात है, मैं प्रोफेशनल हूँ, अच्छा पढ़ा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कमाती हूँ, मैंने कभी बिल नहीं बनाया, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखा, और क्योंकि मैंने किसी को जवाब नहीं देना आता। मेरा घर है, मेरा शेल्टर है, मैं अपने बच्चों पे लगाती हूँ, मुझे किसी को नहीं बताना मैंने क्या खर्च किया, क्या मैंने लगाया। मैडम आपका एक ना पैगाम बड़ा मायने रखेगा। कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो मायूसी में चली जाती हैं, आप एक एग्जांपल है उनके लिए कोई मोटिवेशनल पैगाम आपके यंग जनरेशन के लिए प्लीज़। मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जिस दिन औरत पैदा होती है, अल्लाह ताला उसके नाम में लिख देते हैं जो मुश्किल हमें देनी होती हैं, और वो हमें खुश उसलूबी से एक्सेप्ट करनी चाहिए। बेटियों के होने पे बिल्कुल ना घबराएं। मेरी 3 बेटियां जब हुई थी, तीनों के नाम मैंने अपनी पसंद से रखे। उनको जो गुड़ती कहते हैं देना, मैंने खुद दी, और सब पे मैंने मिठाइयाँ बांटी। शायद किसी माँ ने ये नहीं किया होगा। और स्पेशल बेटी के आने पे तो सबसे ज़्यादा खुशी महसूस की और उसको दिल के साथ लगाया। इससे बढ़कर एग्जाम्पल आपके लिए और कोई नहीं। अच्छा मैडम, आप देखने में ये आता है कि आप दस्तरखान भी लगा रही होती हैं बच्चों का, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? अभी पहले भाई बता रहे थे, जो खलील भाई हैं, कि स्कूल पहले अंदर लगाते थे, अब बाहर लगाते हैं। कुछ लोगों को इसके ऊपर भी एतराज़ हो सकता है कि शायद बाहर दिखाने के लिए लगाते हैं, लेकिन मुझे वो रीज़न समझ आती है कि बच्चों को मैनेज करना मुश्किल है। ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसकी वजह क्या है। देखें, 5 मरले की बिल्डिंग में क्या बन सकता है? वावडा टाउन के अंदर 5 मरले की बिल्डिंग में सिर्फ एक स्टाइलिश रहने की जगह ही हो सकती, और हम उसमें स्कूल चला रहे हैं। और आप लोग जैसे कैमरास में देखते हैं, हमारी बिल्डिंग को विज़िट करते हैं, अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि बच्चे पढ़ सकें। तो खाना तो बच्चे खुश हो के हमने खुले तरीके से खाना आता है। चलें, अल्लाह ताला ने हमें जगह अंदर नहीं दी, बाहर दी है। हमारी ग्राउंड छोटी सी दीवार के साथ बनी हुई है, ग्रीनरी बनी, हम तरीके से वहाँ बच्चों को बिठाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारे पास जितनी जगह है हम उसको अवेल करते हैं। फिर एतराज़ आ जाती है, खाना बनता कैसे है? भाई, इसमें एतराज़ वाली कौन सी बात है? जहाँ औरत 3 बंदों का खाना बनाती है, वहाँ 300 का भी बना सकती। बना के तो देखें, मोहब्बत से, चाहत से। उसके अंदर क्या मिठास आती है, ये आप दस्तरखान लगा के देखें, उसके जायका आपको पता चलेगा। जब हम बाहर खड़े होते हैं, लोग आके रुक के पूछते हैं, ये खाना कौन बनाता है, कैसे बनाती हूँ? भाई बनाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, रात को 2-2 बजे तक, सुबह फजर का टाइम। और जो खुशी उस टाइम पे होती है बच्चों को जब खाना लगा रहे होते हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसने वो खुशी लेनी है, सुकून देखना है, वो आए, दस्तरखान में शामिल हो। आपको वो एहसास जो आपके अंदर जाएगा, वो मैं नहीं बयान कर सकती। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन माना कि बड़ा मतलब एक मोटिवेशन मिली है आपसे बात करके। तो व्यूअर्स, अगर आज की ये रियल एक स्टोरी, रियल मोटिवेशनल स्टोरी, ज़ीरो टू हीरो स्टोरी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने ईमान फाउंडेशन विज़िट करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमान फाउंडेशन के चैनल का लिंक और इनकी सारी डिटेल मौजूद है, वो इनका चैनल भी देख सकते हैं। अगर इनका कोई एड्रेस वगैरह सारी डिटेल मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।